सत्यागी एंड वेलकम बैक टू रैंक प्लस। आज यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है आप सभी नीट 2024 एस्पिरेंट्स के लिए। तो जब भी आप अपने नीट एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं आपको वहां पर हर चैप्टर की वेटेज सब्जेक्ट वाइज यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सबका आपको वेटेज पता होना चाहिए कि अप्रोक्सीमेटली कौन से चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं और कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं और आपको उसी के अकॉर्डिंगली सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं वहां से शुरुआत करनी चाहिए हमेशा अपने कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। सो नीट के जितने भी बच्चे हैं उनके अंदर जो भी कंफ्यूजन्स हैं इस बात को लेके कि कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको अगर हम बाद में करें तो ज्यादा उससे हमारा स्कोर नहीं बिगड़ेगा क्योंकि उनमें 1 या 2 नंबर के ही क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस सेशन को जरा ध्यान से देखना और एंड तक में देखो यहाँ पर एक्सपेक्टेड नंबर of the expected weightage of all the chapter wise जितने भी आपके बायोलॉजी नीट 2024 के सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। देखते हैं एक एक करके सारे चैप्टर्स को कहाँ से आपके सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर होते हैं। सो लेट्स सी इट वन बाय वन। स्टार्ट करते हैं बच्चे। देखो सबसे पहले बेटा आपका यहाँ पे जो चैप्टर आता है जैसे आप आपकी बायो की किताब खोलते हो ना लिविंग वर्ल्ड आता है। सो लिविंग वर्ल्ड एक छोटू सा चैप्टर है एंड यहाँ से मैक्सिमम आपका अभी तक जो देखा गया है ये 1 से 2 ही क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। तो आप लगभग एक क्वेश्चन अभी तक पिछले 10 साल के जितने भी नीट एग्जाम्स देखे गए हैं तो अप्रोक्सीमेटली वहां से एक का दुक्का क्वेश्चन ही कवर होते हैं। सो ये एक बहुत छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आते भी नहीं है। तो अगर आप इसको एक बार करके रख चुके हो तो अगर आप इसकी रिवीजन करना चाहते हो तो आप एकदम लास्ट में इसकी रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगेन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड रहते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आपके मेनली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर जो आपका क्लासिफिकेशन आता है ना वहां से क्वेश्चंस निकलते हैं, ठीक है। आपका फंजाई हो गया और सॉरी आपका जो जितने भी बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन हो गई, ठीक है, उन सब की क्लासिफिकेशन यहाँ पे कंसिडर की जाती है। जो 3 किंगडम्स की क्लासिफिकेशन रहती है वहां से क्वेश्चंस निकलते हैं। तो उन टॉपिक्स को आप कर लो एंड बेस्ट तरीका ये है कि इसमें आप चार्ट के फॉर्म में अपने माइंड मैप्स बना के रख लो, है ना। तो आपके वो 2 सवाल जो है 2 या 3 सवाल जो भी 1 या 2 सवाल आएंगे यहाँ से, ठीक है, वो भी निकल जाएंगे। तो इसका बेस्ट तरीका है आप ये वाली जो छोटे छोटे चैप्टर्स है ना इनके माइंड मैप्स बना के रख लो, रिवीजन में भी आसानी रहेगी एंड आप इसमें कम से कम अपना टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है। फिर आते हैं प्लांट किंगडम की तरफ। सो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम दोनों से ही देखा गया भाई क्वेश्चंस कवर होते हैं 3 और यहाँ भी 3 से 4 सवाल आते हैं एनिमल किंगडम से भी। तो ये चैप्टर्स आपको करके जाने हैं और इसके लिए भी अच्छा तरीका है कि आप इसको चार्ट के फॉर्म में बेस्ट तरीका है इन चैप्टर्स को करने का जो क्लासिफिकेशन वाले हैं। आप अपने रजिस्टर के दोनों पेजेस को जो आपके होते हैं ना पिन पेज वाला उसको खोलो, ठीक है। आप पूरा एक बड़ा सा चार्ट बना के रखो, सारी क्लासिफिकेशन छोटा छोटा आपको वहां पे लिखना है। हर एक आपको वहां पे किंगडम मेंशन करना है, फर्दर उनकी क्लासिफिकेशन, उनके फीचर्स और उनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इस तरह का जब आप फुल साइज चार्ट बना के वहां पर ऐसे सब कुछ रेडी कर दोगे तो आपका मुश्किल से मुश्किल 2 पेज के अंदर ये आपके दोनों चैप्टर्स कवर हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं आता और अगर आप इस पे भी एक वीडियो चाहते हैं तो मैं आपको डेफिनेटली बता सकती हूँ, हेल्प कर सकती हूँ कि कैसे आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। देन आते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पे। बेटा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और आपका एनाटॉमी हो गया, स्ट्रक्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यहाँ से भी आपके सवाल बनते हैं। तो आप यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस हर एक चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2 to 3 क्वेश्चंस इन चैप्टर से भी आपके बनते हैं। अगेन ये चैप्टर्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं एंड यहाँ पर भी आप सेम अगर चार्ट वाला तरीका फॉलो करते हो
स्पेशली जब आप मॉर्फोलॉजी कर रहे हो, है ना, तो छोटे छोटे उसको नोट्स बनाओ। तो इन सभी चैप्टर्स के लिए आपके दो चीजें इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स आपके बने होने चाहिए इनके लिए, है ना, यहाँ पे शॉर्ट नोट्स आपके रेडी होने चाहिए और आपके माइंड मैप्स रेडी होने चाहिए, तो आप इन क्वेश्चंस को, इन चैप्टर्स को इजीली कर पाएंगे, ठीक है। ऑलराइट, अब आते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल चैप्टर से अगेन आपके सवाल बन रहे हैं यहाँ से भी, ठीक है, सेल से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, बायोमोलिक्यूल्स में भी 3 से 4 क्वेश्चन आपके बनते हैं। ऑलराइट, सेल डिवीजन की अगर हम बात करते हैं तो सेल डिवीजन से आपके मैक्स टू मैक्स 7 to 8 क्वेश्चंस देखे गए हैं, ठीक है। तो यानी कि सेल डिवीजन से आपके काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और कई बार क्या होता है ना, यही वाला चैप्टर बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। आई डोंट नो कि क्यों इतनी कंफ्यूजन है इस चैप्टर को लेके, मियोसिस माइटोसिस 2 चीजें रहती हैं, उसमें भी आप इतने कंफ्यूज्ड हो। बहुत अच्छा चैप्टर है ये, अगर आपकी पकड़ में आ जाता है तो आप देख सकते हो कितना ही ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है ये, है कि नहीं, कितना ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। अगर इसको आप अपने अच्छे से कर लो ना बच्चे, तो आई एम रियली श्योर अबाउट इट कि आप कई सारे सवाल इस चैप्टर से निकाल लोगे, है ना। तो इसको चैप्टर को करना जरूरी है, यानी कि आपकी एंटायर सेल यूनिट से देख सकते हो आप अराउंड 15 क्वेश्चंस बैठते ही बैठते हैं, ठीक है। 12 से 15 क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ सेल वाली यूनिट से बैठते हैं, यानी दिस यूनिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट स्किप दिस यूनिट, सोचना भी मत। ऑलराइट, photosynthesis in higher plants, again you can expect 4 to 5 questions from this chapter, ठीक है। फोटोसिंथेसिस टॉपिक क्लियरली मेंशन्ड है आपके नीट 2024 सिलेबस में, जहां पे सारी चीजें दी गई हैं आपका, ठीक है। नीट 2024 सिलेबस में आपका दिया गया है हाउ मेनी दैट फोटोसिंथेसिस टॉपिक आएगा, रेस्पिरेशन आएगा, वहां से जितने भी आपके जो साइकिल्स होते हैं उनसे क्वेश्चंस बनते हैं, क्रेब्स साइकिल से बनते हैं, ग्लाइकोलिसिस से बनते हैं, तो ये चैप्टर भी आप अच्छे से करके जाएंगे। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आप 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं लगभग, एंड सिमिलरली ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से भी आप 3 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के जो मेनली टॉपिक्स रहते हैं क्वेश्चन के, वो आपके रेस्पिरेटरी वॉल्यूम से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और आपके जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वहां से बनते हैं क्वेश्चंस। देन द मेथोडोलॉजी, रेस्पिरेशन की जो मेथोडोलॉजी होती है वहां से क्वेश्चंस बनते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ से इस टॉपिक से भी आपके 3 सवाल आप पकड़ सकते हैं। देन बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर से भी आपके 4 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में। एंड आपको डिजीज डिसऑर्डर्स भी इन चैप्टर्स में पढ़ के जाने, जितने भी फिजियोलॉजी के आपके चैप्टर्स हैं आपको यहाँ पर क्या करके जाना है बच्चे, यू हैव टू डू दी व्हाट, आपको यहाँ पे डिसऑर्डर्स अच्छे से पढ़ के जाने हैं, ठीक है बच्चे। आते हैं नेक्स्ट लोकोमोशन एंड मूवमेंट पे। लोकोमोशन एंड मूवमेंट से भी आप 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो आप यहाँ पे 2 से 3 सवाल इस चैप्टर से भी एक्सपेक्ट करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से भी 3 से 4 सवाल, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से भी 3 से 4 सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी ह्यूमन हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपके कॉन्ट्रासेप्टिव से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आपकी आईवीएफ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इन सारी टेक्नोलॉजी से, आर्ट से क्वेश्चन बनते हैं, आपकी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सारे चैप्टर्स आप देख सकते हो। देखो आप यहाँ पे देखो, प्लांट फिजियोलॉजी है ना, यहाँ से शुरू हो जाता है आपका प्लांट फिजियोलॉजी से लेके कितना ह्यूमन फिजियोलॉजी तक, ये पूरा जो फिजियोलॉजी है प्लांट और ह्यूमन का, वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड, देखो 8, 10, 13, ठीक है, एंड देन यू आर हैविंग 16 and then 19 and then 21 and 25,
कम से कम भी आपके यहाँ पे 22 से 26 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, ठीक है, कम से कम भी पूरा प्लांट फिजियोलॉजी से लेके आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी तक इतने सवाल आपके यहाँ बनते ही बनते हैं, ठीक है। ये क्लास 12th के चैप्टर्स इंक्लूडिंग योर क्लास 11th एंड 12th चैप्टर्स आई एम सेइंग, ओके। तो ये 20 से लेके 25 का जो ये एवरेज रहता है बच्चे, आप, मैं नहीं चाहती कि आप ये जो मेजर पार्ट है इसको आप स्किप करो, ठीक है। तो आप शुरुआत ही यही से करो, ये आपका मेजर पार्ट रहता है। देन प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, मॉलिक्यूलर बेसिस, अगेन जेनेटिक एवोल्यूशन, अगेन ये भी एक इम्पॉर्टेंट यूनिट रहती है, ठीक है। आप यहाँ भी 3 से 4 क्वेश्चंस जो है इन दोनों यूनिट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और 1 से 2 क्वेश्चन आप एवोल्यूशन से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगेन बच्चे ये भी आपकी एक इम्पॉर्टेंट यूनिट रहती है, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस की अगर हम बात करें तो यहाँ से भी आप 1 से 2 क्वेश्चन और 1 से 2 क्वेश्चन इन यूनिट से भी देखते हैं, कई बार ज्यादा भी देखे गए हैं। तो आप इन चैप्टर्स को तो खैर आप कर ही लोगे। आई डोंट थिंक ये वाले चैप्टर्स आपको कहीं पर भी दिक्कत देते हैं। ये ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो आपके बिल्कुल मतलब पकड़ में होने चाहिए, है ना। अगर ये चैप्टर्स पकड़ में नहीं है ना, ये वाले दिस एंड दिस, तो समझ लो कि आपकी नीट की तैयारी, आप नीट देने के केपेबल हो ही नहीं, क्योंकि ये तो बहुत ही नाजुक से चैप्टर है। जहां बच्चा फंसता है वो फंसता है ह्यूमन प्लांट फिजियोलॉजी में, जेनेटिक्स में, बायोटेक्नोलॉजी में भी कुछ बच्चे फंस जाते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग फंसना नहीं चाहिए। तो इन यूनिट से दिस यूनिट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन से अगेन आप 2 से 3 इन सभी से एक्सपेक्ट करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। ये यूनिट भी उतनी ही इंपॉर्टेंट रहती है, क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से भी बनते हैं, और मेरे हिसाब से ये वाली यूनिट्स तो आपको पहले ही करके रख लेनी चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से काफी सारे सवाल बनते हैं। यू कैन एक्सपेक्ट 5 to 6 क्वेश्चंस एंड 3 to 4 क्वेश्चंस फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी इटसेल्फ। बायोटेक्नोलॉजी पूरी यूनिट से कंप्लीट 6 से 7 क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार, ठीक है। तो यू कैन एक्सपेक्ट this much of questions from your biotechnology unit as well. So आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स जो क्लास 11th की वेटेज है, ठीक है, क्लास 11th की वेटेज के साथ साथ क्लास 12th की वेटेज दोनों ही मैटर करती है जब आप नीट का एग्जाम देने जाते हो। तो ऐसा नहीं है कि मैं क्लास 12th का पढ़ लिया, 11th का नहीं पढ़ा, 11th का पढ़ लिया, 12th का नहीं पढ़ा। आपका ये कंप्लीट सिलेबस, आपको सोचना ही नहीं 11वीं 12वीं के बारे में, आपको लेके चलना है कि यही आपका नीट का सिलेबस है, ठीक है, और आपको इसको ऐसे ही पढ़ना है। आप इस समय 11वीं 12वीं के बारे में नहीं सोच सकते, ऑलराइट, ठीक है। और आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पहली बार नीट अटेम्प्ट कर रहे होंगे, एंड यू पीपल मस्ट बी अफ्रेड, ठीक है, कि साथ साथ तो एक तो बोर्ड का एग्जाम है, फिर उसके बाद आपका नीट का एग्जाम है, अब आप दोबारा से 11th की तैयारी कैसे करेंगे, दोबारा सब कुछ कैसे करके जाएंगे। तो बच्चों डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। अगर आप लोग इस पे भी इस टॉपिक पर भी एक वीडियो चाहते हैं मुझसे कि आप कैसे मैनेज करें क्लास 12th के साथ नीट की तैयारी, तो आई कैन हेल्प यू आउट इन दैट ऑल्सो, मुझे कॉमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तब तक इस वेटेज को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आई विल प्रोवाइड यू विद द पीडीएफ्स ऑल्सो। इसके अकॉर्डिंगली अगर आप थोड़ी सी तैयारी करके चलते हो एंड उन्हीं यूनिट्स पे ज्यादा फोकस करते हो जहाँ से मैक्सिमम चांसेस है क्वेश्चंस आने के लिए, देन यू कैन डेफिनेटली क्लियर योर नीट एग्जाम। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय एंड टेक केयर।